स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ हो रहा है। पहली बार यूपी विधानसभा में 24 घंटे तक नॉन स्टॉप बहस चलने वाली है, जो आज सुबह 11 बजे शुरू हुई है और कल दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस विशेष बहस की थीम है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047। यूपी सरकार के मंत्री बारी बारी से अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट सदन में पेश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो अपने विभागों की पिछले 8 साल की उपलब्धियों का रिकॉर्ड सदन के सामने रखें। इस नॉन स्टॉप सत्र पर विपक्ष ने पहले सवाल उठाया था कि इसकी क्या जरूरत है, और अब सेशन को 24 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे करने की मांग भी कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने सर्वदलीय मीटिंग में कहा था कि ये 72 घंटे क्यों करेंगे, कौन जागेगा। जब आपको बताया गया 24 घंटे तो आपने कहा ये सही है, 72 नहीं होना चाहिए। आपने ये बात कही थी हमारी कार्रवाई में, आपने ये बात कही थी मेरी कार्रवाई में, और उस कार्रवाई का हिस्सा मैं कह रहा हूं, उसको मैं बता रहा हूं। आपने मना किया था कि नहीं होनी चाहिए 72 घंटे। आपने कहा था 24 घंटे हो, 72 घंटे नहीं हो, ये आपने कहा था। आपने कहा था कि नहीं कहा था? तो जो कहा था वही तो मैं कह रहा हूं। अब बैठिए, चर्चा करिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, आपका कहना ठीक है। जब मैं अखबार में पढ़ा माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर से बयान कि 24 घंटे चर्चा होगी, तो मैंने सोचा 72 घंटा चर्चा चलाएंगे। इसके लिए आपने मना कर दिया। तो मैंने स्पष्टीकरण के लिए पूछा था कि कितना, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं 24 घंटा हो। लेकिन मेरे बहुत सारे विधायक हैं, इतने विधायक हैं जो हिस्सा लेना चाहते हैं, क्या इतने समय में हो पाएगा? आप सबको नहीं हो पाएगा, इसलिए बढ़ाने की बात करता हूं। आपके सारे विधायकों को दूंगा समय। बोलिए। तो बड़ी अजीब बात है। कल हमने आपको अखिलेश यादव का रिएक्शन दिखाया तो कह रहे थे रोज नई नई बातें निकाल के लाते हैं, नॉन स्टॉप 24 घंटे की चर्चा, इससे क्या हो जाएगा। अब आज माता प्रसाद पांडेय जी, समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, वो कह रहे थे कि भाई हमारे तो बहुत विधायक हैं, पूरा नहीं हो पाएगी चर्चा जो है, सबको मौका देने के लिए 72 घंटे करने की जरूरत है। और 3 दिन लगातार करा दिया अगर नॉन स्टॉप, तो कितने लोग बैठेंगे इनमें से? यही तो राजनीति के रंग है कि जो सरकार कहे वो मत मानिए और जो विपक्ष कहे वो आप मत मानिए। सरकार तो चलता रहता है। देखिए 24 घंटे का बहुत सारे लोगों ने कहा, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 3 दिन कर लेते, 2 दिन कर लेते, वो नहीं है। 24 घंटे का एक मैसेज होता है, वो मैसेज के लिए होता है। जैसे आपने देखा हो कि आज़ादी के जब 50 साल हुए थे तो पूरी रात तक हाउस चला था, वो रात को ही चलाया गया था हाउस स्पेशली, तो वो एक मैसेज के लिए। अब वो मुख्यमंत्री जी एक विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा करना चाहते हैं, तो वो एक हिस्टोरिकल आइडिया के तौर पर उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। 24 घंटे बात हो रही है, ये अच्छी बात हो रही है कि अब विपक्ष के लोग भी 24 घंटे ही नहीं 72 घंटे बात करने को तैयार है। और जब सरकार अपने सारे मंत्रियों का प्रेजेंटेशन रखेगी तो विपक्ष के भी सारे लोगों का होना चाहिए, और मानना चाहिए कि विपक्ष के भी सारे लोग उत्तर प्रदेश के विकास में हिस्सेदारी लेंगे और कर लें। अब 72 घंटे करना चाहें तो 72, लेकिन 72 घंटे 24 घंटे से महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि क्या वो एक सीरियस नोट पर वो सभी लोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश पर कुछ गंभीर कुछ नतीजा निकाल कर लाएं। केवल एक पॉलिटिकल हो जाए कि चीफ मिनिस्टर के लिए PR एक्सरसाइज हो जाए कि भाई सारे डिपार्टमेंट के वो हो जाए और अपोजिशन उसको रिजेक्ट करता रहे, उससे मिलकर कुछ काम करे तो मेरे को लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर हो सकता है। पॉलिटिक्स में तो वैसे चलता रहता है, इसमें कुछ ये राइडर तो लगाना ही चाहिए कि आप सिर्फ विकसित उत्तर प्रदेश पर चर्चा करेंगे, दाएं बाएं नहीं जाएंगे, नहीं तो कितनी लंबी चर्चा होगी। और अगर उस पर समय बढ़ाना पड़ रहा है तो बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिए। कोई नियम थोड़ी नहीं लिखा हुआ कि 24 घंटा मतलब 24 घंटा ही होगा। और अच्छा लगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने बाद में कहा कि हम आपके विधायकों को भी समय देंगे, और जरूरी है भाई, अगर वो चुनकर आए हैं 111 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं तो उनकी भी बात उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सुनी जानी जरूरी है। अच्छा, इन बहस में कई बार बड़ी मजेदार बातें भी हो जाती हैं। जैसे कल हुआ ये कि स्वतंत्र देव सिंह खड़े हुए, जल शक्ति मंत्री अद्भुत था वहां दूसरी उधर सपा के एक विधायक खड़े हुए, उन्होंने कहा कि पानी नहीं है, कहीं गांव-गांव में पानी नहीं है, टंकी बना दी है, टंकी गिर रही है, लोग उससे ही घायल हो जा रहे हैं। यहाँ स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा खाओ अपनी बीवी की कसम कि गाँव में पानी नहीं आ रहा है। खाइए, अध्यक्ष जी इनसे कहिए अपनी बीवी की कसम खाएंगे गाँव में पानी नहीं आ रहा है। बात यहां तक पहुंच गई, हम राजनीति छोड़ देंगे अगर नहीं आ रहा होगा तो। ये इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, क्वेश्चन आवर के दौरान हुआ सदन में। जब ये प्रश्नकाल चल रहा था, इसी दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने आरोप लगाया कि जल शक्ति मिशन के तहत उनके इलाके में आधे अधूरे काम हुए हैं, पूरी योजना में जमकर करप्शन हुआ है। इरफान ने इल्जाम लगाया कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गलत आंकड़े पेश किए हैं।
अब ये आरोप उनको बहुत बुरा लगा, स्वतंत्र देव सिंह को। वो खड़े हुए और उन्होंने चैलेंज किया कि आप अपनी वाइफ की कसम खाकर कहिए कि इनके गांव में पानी नहीं आ रहा है। क्योंकि जल जिन जिन जगह ये टंकियां लगी हैं वहां पर पानी का प्रेशर इतना है। अभी समरपाल अंकल बता रहे थे कि ये जिस गांव में गए थे वहां पानी की बाल्टी जो है आधे घंटे में भरी जाती है। विधानसभा जिला माननीय अध्यक्ष मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे 6000 कौन से किलोमीटर बैठ। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का कसम खाकर बोले कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा घर का। अरे बैठो, पूरी बात सुनो। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अरे अध्यक्ष बैठो, पूरी बात आ अरे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मैं गारंटी से करूं, आज ही रिजाइन कर दूंगा यदि इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो। मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं गारंटी से कर रहा हूं। बता दें इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में। क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अरे वो आपके जो सबके प्रिय एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का पूरा गांव। मोहम्मद इब्राहिमपुर के रहने वाले इरफान भाई प्रधान है साजिद जी, अभी फोन लगा कर पूछ लीजिए पानी उसके गांव में पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी जेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है। अच्छा, ये वाकया मजेदार है और उन्होंने भी कह दिया इरफान ने कि भाई हम बीवी कसम तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन इन्होंने गांव का नाम और प्रधान का नाम सब निकाल लिया सदन में उसी वक्त। ये बड़ी बात है और बड़े ठोक के अपना दावा कर रहे थे जो मंत्री थे कि आप पता कर लीजिए, फोन लगा लीजिए अभी पानी पहुंचाई कि नहीं पहुंचा। त्रिपाठी जी, तो मामला तो मजेदार था। नहीं देखिए, मतलब इसको कहते हैं ना कि ये जो अंदाज था उस अंदाज के लिहाज से देखें तो ये बड़ा गजब दिखता है। चूंकि जल शक्ति मिशन में ढेर सारे भ्रष्टाचार की अलग अलग खूब खबरें चल रही है, उत्तर प्रदेश में खूब खबरें चल रही है और वो जल शक्ति मंत्री हैं। अब सीधे सीधे उनको लगा कि ये तो आरोप हो गया। अब वो जो विधायक महोदय थे समाजवादी पार्टी वाले, वो क्या करें भाई, बीवी की कसम कैसे कोई खा ले, घर तो लौटना है उसको, तो मुश्किल तो थी। और मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीजें हैं। अब इसके बाद सरकार को सचमुच जांच भी करानी चाहिए। ये मसला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना चाहिए। एक तो हंसी मजाक वाला मसला है, दूसरा अच्छा है कि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये हम जो वहां का प्रधान है उससे बात करते हैं, लेकिन इसकी जांच करानी चाहिए क्योंकि विधायक सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा रहा है कि किसी एक जिले की जांच कराई और उसमें भ्रष्टाचार के मामले, तो ये जांच होनी चाहिए। ये अच्छा है कि जल मंत्रालय को लेकर चर्चा हुई कि पानी नहीं आ रहा। अगर बिजली विभाग के मंत्री से अगर कह देते कि बिजली नहीं आ रही तो मुझे कह भी नहीं पाता कि आप पत्नी की कसम खा के कहो कि सब जगह आ रही है। बिजली का जो हाल है तो आज ठीक है जल पे हुई और स्वतंत्र देव सिंह ने जो जवाब दिया है जिस तरीके से, मुझे लगता है एक तैयारी और ये आत्मविश्वास बताता है कि आपने लगातार काम किया उसके अंदर। और ये अच्छा लगता है कि सत्र चलना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप लगे, विपक्ष सरकार से प्रश्न पूछे और सरकार उसका जवाब तथ्यों के साथ दे। और जो योगी ने जो शुरुआत की है, जो उसका समय बढ़ा दिया गया है, 72 घंटे का शायद कर दिया गया है, हो गया है मतलब कहा तो शायद संभवतः उसको स्वीकार कर लिया गया है, मुझे लगता है ये होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में जो 2047 में भारत के स्वतंत्रता के 100 साल पर जो विजन डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा था कि भाई 2047 में भारत कैसा विकसित होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए अगर योगी सरकार ने किया तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है। यूपी में 2 दिन पहले एक और इंटरेस्टिंग बात हुई। यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा है और लखनऊ में 40 क्षत्रिय विधायक एक 5 स्टार होटल में एक साथ जुटे। इस मीटिंग का नाम था कुटुंब। इसके लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया। इस मीटिंग में बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के भी कुछ बाकी विधायक थे, लेकिन कॉमन बात क्या थी कि ये सारे विधायक क्षत्रिय समाज से थे, राजपूत समाज से थे। राजा भैया भी इसमें शामिल हुए। ठाकुर विधायकों की बैठक को कुटुंब नाम देने पर अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पहले तो ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कि एक जाति के विधायक इकट्ठा हुए हों, वो एक मीटिंग करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसमें विपक्ष के सांसद भी हों।
ये माना जा रहा है कि इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के ठाकुर विधायकों का एक प्रेशर ग्रुप बनाने की कवायद के तौर पर इसको देखा जाए। तस्वीरें भी उस मीटिंग की आ गई, तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत कोई गुपचुप बात थी, लेकिन ऐसा हुआ। और यूपी में सरकार में भी जाति को लेकर के तमाम बातें होती रहती हैं, उसके बावजूद ऐसी बैठक का होना क्या इशारा है इसका? विजय जी, अभी जो हमने जहाँ से प्रोग्राम शुरू किया था ना सर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बैठक का, वही है। तो बहुत सारे मित्रों ने मुझे इस बैठक का जिक्र किया था, कुटुंब बैठक का, कि राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज की बैठक हुई और वो भी एक मैसेज था। और आप कह रहे हैं कि कोई चोरी छुपे नहीं हुई, फोटो भी आ गई। फोटो आई थोड़ी है, फोटो तो जारी की गई है ये, कि ताकि सनद रहे, ताकि सनद रहे। और वो एक पूरा प्रेशर ग्रुप बनाने की एक एक्सरसाइज है, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, कि मैसेज दिया जा सके जिनको मैसेज चाहिए। लखनऊ में चाहिए तो लखनऊ में, दिल्ली में चाहिए तो दिल्ली में, और वो सारी एक्सरसाइज हुई। लेकिन इसमें भी ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की चर्चा हुई थी चुनाव की, इस बैठक में, जो मुझे बताया गया, ठीक है। और उसमें कहा गया कि भाई रूडी साहब के साथ जो समर्थन देना है उसका वजह एक समाज की चिंता जाहिर की गई। और फिर उसके बाद बात आगे बढ़ी कि भाई लखनऊ से भी क्या दिल्ली पर फैसला हो रहा है, तो अब इसका क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे, क्या नहीं होंगे। लेकिन ये केवल एक समाज की बैठक या क्षत्रिय जो समाज के विधायक हैं उनकी बैठक नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मैसेज की बैठक थी। और उसकी फोटो भी इसीलिए जारी गई ताकि सनद रहे। तो त्रिपाठी जी, क्या चल रहा है यूपी में? नहीं, राजनीतिक तौर पर तो ये कतई अच्छा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वैसे भी जब जाति राजनीति, जाति गोलबंदी होती है तो कठिन होती है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कई बार इस तरह की गोलबंदी के आरोप लगते हैं, तो ये और ज्यादा खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिहाज से देखें तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, खराब खबर है। और एक तरह से कहें, जिसको बार बार विपक्ष कोशिश करता रहता है, जो योगी सरकार पर आरोप लगाने वाले करते रहते हैं, वो और ज्यादा आरोप गाढ़ा होगा, गहरा होगा। नहीं, लेकिन मंशा क्या रही? जैसे उन्होंने बताया कि भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए भी कोई दबाव बनाने के लिए या उसके लिए राज्य प्रताप रूडी जो है, नहीं ये कनेक्टेड है। मैंने कनेक्टेड है। शुरुआत में ये मैंने आपको कहा था कि ये चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में भी चली कि ये राजपूत लॉबी वर्सेस अदर्स है। नहीं, इसको थोड़ा समझिए। एक तो ये कि उनमें से कोई भी, अब कोई एक आध रहा हो तो नहीं बता सकते, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ का वोटर नहीं था। नहीं, वो वोटर नहीं है, मैसेज के लिए। दूसरा ये है कि ये जैसे अलग अलग समाज करते हैं, तो राजपूत समाज ज्यादा वोकल है, ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा शक्तिशाली है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो बार बार ये आरोप लगते हैं कि देखिए राजपूतों का बहुत ताकत है, उनकी अपनी सरकार है। और उनसे जुड़े हुए कई विधायक कहे जाते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं भी हैं, और वो कहे जाते हैं कि देखिए इनका प्रभाव तो है सिर्फ राजपूत होने के नाते। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से सीधे तौर पर कोई जुड़ा हुआ ये मैं नहीं मानता हूं। लेकिन हाँ, दबाव की राजनीति है, अपने लोगों को स्थापित करने की राजनीति है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बीच में आपको याद होगा कि कई ऐसे राजपूत सम्मेलन भी हुए थे, तो उसको भी जोड़ा जाता है। और उस वक्त तो बाकायदा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां तक कि गुजरात तक से वो पूरा एक कहा गया था कि नेशनल एक कोशिश हो रही है, तो वो सब भी उससे जुड़ा जाता है। लेकिन अभी हम कहें तो स्पष्ट तौर पर दबाव बनाने की राजनीति, अपनी शक्ति प्रदर्शन की एक कोशिश। अच्छा, कुछ बड़े फैसले करने भी हैं बीजेपी को, जैसे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी, प्रदेश अध्यक्ष का भी। लेकिन इससे जुड़ा एक, मतलब ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ है कि अभी कल परसों मुझे किसी मित्र ने कहा कि योगी जी पर एक फिल्म बन रही है अजय, और उसको जो सेंसर बोर्ड है वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, और कहा गया कि भाई आप पहले मुख्यमंत्री जी से परमिशन लेकर आइए। तो उनका कहना था कि अभी प्रधानमंत्री जी पर फिल्म बनी थी, जो जिसमें विवेक, क्या नाम था, कुछ नाम था, उनकी फिल्म बनी थी, तो उस पर तो कोई प्रधानमंत्री जी से स्वीकृति नहीं ली गई थी। और वो वहाँ पर बड़ा, दिल्ली और लखनऊ के बीच में बड़ी चर्चा। हालांकि वो मैटर मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है, कोर्ट में जा चुका है, और सेंसर बोर्ड से भी शायद उसकी आपत्तियां दूर हो गई हैं। वो एक अलग मामला हो सकता है। ये बेसिकली यूपी में जो बैठक हुई थी, जो सांसद, इसमें समाजवादी पार्टी के भी ठाकुर सांसद शामिल हुए थे इसके अंदर, जिनको अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया पार्टीवादी गतिविधियों के कारण। और इसके अलावा रामवीर सिंह जो अभी उपचुनाव जीते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि भाई उनकी जीत, कुंदरकी वाले, हाँ कुंदरकी वाले जो रामवीर सिंह जीते, उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, और कहा जा रहा है कि भाई उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन उसके अंदर सिर्फ ठाकुरों का होना, और एक ग्रुप बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप बना, तमाम तरह की बिरादरी को लेकर चर्चा हुई है उसके अंदर कि भाई बिरादरी को लेकर हम क्या कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि उसमें करणी सेना को लेकर भी कुछ लोगों ने कहा है कि भाई करणी सेना ने बहुत अच्छा एक काम कर रही है समाज के अंदर, तो करणी सेना को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है,
करणी सेना का साथ देना है, नहीं देना है, क्या करना है। करणी सेना को लेकर भी वहाँ पर कुछ विधायकों ने अपनी राय रखी है। तो मुझे लग रहा है कि समाज के लोग इकट्ठे हुए तो समाज में कैसे एक आगे बढ़ा जा सकता है, एक उसका संदेश देने की कोशिश की। लेकिन निश्चित रूप से जब एक विधायक बैठे जिसमें पार्टी की सहमति, क्या उन्होंने पार्टी से अनुमति ली थी, क्या पार्टी के संगठन को पता था कि भारतीय जनता पार्टी के इतने विधायक एक होटल में इकट्ठे हो रहे हैं? मुझे लग रहा है निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व की इस पर नजर होगी। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ये एक चर्चा का विषय जरूर बड़े स्तर पर बनेगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं, और ये भी मुझे लगता है पार्टी से पूछना चाहिए कि आप क्या इसको उचित समझते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप कि से पार्टी के विधायक जो हैं रिप्रेजेंटेटिव वो जातीय आधार पर अपने अपने ग्रुप बना लें। और पार्टी का अधिकृत बयान भी अभी कोई नहीं है। अगर आप देखेंगे इसके बाद से भी पार्टी का कोई अधिकृत बयान इस संदर्भ में आया नहीं है। पार्टी ने फिलहाल उत्तर प्रदेश ने इस संदर्भ में भी चुप्पी साधी हुई है। तो मुझे लग रहा है इसके ऊपर जरूर जो बैठक हुई है, जिन्हें ऑर्गेनाइज किए, उनसे जवाब तलब किया जाएगा कि भाई आपकी बैठक का किस तरीके से बाहर संदेश जा रहा है, पूछताछ होगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है जो बैठक हुई है इसकी चर्चा जरूर बड़े स्तर पर हो रही है। ये भी 5 स्टार में हुई थी सर बैठक। आप क्लार्क कल चर्चा सभा- कर रहे थे कि क्लार्क वो सभा वो तो खरगे साहब की बैठक 5 स्टार में हुई है। उससे कम में आप मतलब आप नहीं, कल हम चर्चा कर बड़े रहे थे लोग कि हैं, खरगे साहब की विधायक लोग बैठक, हैं। खरगे साहब की बैठक जो है 5 स्टार में खरगे हुई। साहब क्या छोटे लोग हैं? नहीं, बिहार नहीं से है, एक मैं तो इंटरेस्टिंग उसी खबर का- आपको बताता हूं मैं। तेज प्रताप यादव, लालू जी के बड़े बेटे, जो बागी भी हो गए, वो अपनी पार्टी और परिवार के लिए कैसे मुश्किलें खड़े करते नजर आ रहे हैं। बिहार के इलेक्शंस के लिए उन्होंने पहली सीट का ऐलान कर दिया, उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। एक एक करके बाकी सीटों पर भी अपने समर्थकों को वो टिकट बांट रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने दूसरे कैंडिडेट का इनफैक्ट ऐलान किया है। उन्होंने जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट से जयप्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। गांधी यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ टीम तेज प्रताप यादव को ज्वाइन कर लिया और तुरंत तेज प्रताप ने भी उन्हें घोसी सीट से कैंडिडेट बना दिया। अब तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह तो शुरुआत है, अभी पाइपलाइन में और कई नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो आने वाले दिनों में उनकी टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। तेज प्रताप ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से टीम तेज प्रताप का विस्तार हो रहा है, विरोधियों को कड़ा जवाब मिलेगा। एसआईआर के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये सब चुनाव के वक्त ही निकाला जाता है, ये सारे मुद्दे, ये सब तेजस्वी जाने और राहुल गांधी जाने, हमको क्या। इनको मदद किया जाएगा। आने वाले वक्त में कितने लोग और पाइपलाइन में हैं जो टीम तेज प्रताप से जुड़ेंगे? लगभग देखिए, पाइपलाइन में बहुत सारे लोग हैं जुड़ने के लिए और लगातार लोग जुड़ रहे हैं। सभी लोग जुड़ने का काम कर रहा है। किस विधानसभा से लड़ेंगे ये? घोसी से, जहानाबाद घोसी से। 17 अगस्त ऐसा राहुल गांधी आ रहे हैं तो राहुल गांधी जी जाने और तेजस्वी जी जाने, क्या करेंगे वो लोग? उसमें कुछ गड़बड़ी है क्या? ऐसा लग रहा है जो मुद्दा उठाया जा रहा है एसआईआर को लेके। ठीक है, चुनाव आ गया है सामने तो हमको तो फाइट करना ही है, लड़ना ही है। अब क्या मामला है, नहीं मामला है, वो लोग जाने, उनका काम जाने। जो दो वोटर आईडी जो बन जा रहा है उसको कहेंगे। चुनाव आता है तभी सब हर चुनाव आता है तभी सब यहाँ ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा इस मुद्दे पर चुनाव बॉयकॉट की धमकी दे दी थी और वो कह रहे हैं ये सब चुनाव के टाइम के मुद्दे हैं बाकी, लेकिन इनके प्रयास कुछ और भी चल रहे हैं। समीर जी बताएंगे आपको। तेजस्वी यादव से निपटने के लिए, मतलब अपने भाई को चुनौती देने के लिए तेज प्रताप यादव ने 5 पार्टियों को जोड़ा। हालांकि बहुत उनका जमीनी आधार नहीं, लेकिन कुछ पार्टियों का ऐसा है कि जातिगत समीकरण कुछ क्षेत्रों में है। तो 5 पार्टियों ने अभी तेज प्रताप के साथ गठबंधन कर लिया और उन्हें अपना नेता माना। इस पार्टियों में विकास वंचित इंसाफ पार्टी शामिल है, दूसरी पार्टी भोजपुरिया जन मोर्चा बनाया है, तीसरी प्रगतिशील जनता पार्टी है, चौथी वाजिब अधिकार पार्टी है और 5वीं जो है संयुक्त किसान विकास पार्टी। इन 5 पार्टियों ने किया। और अगर 2020 का अगर चुनाव देखें तो इन 5 पार्टियों को मिलकर 7.5 से 8 लाख के करीब वोट मिला था बिहार के अंदर। तो 7-8 लाख पार्टी का जो वोट बैंक है वो फिलहाल तेज प्रताप के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या तेज प्रताप के आने से कुछ यादव कम्युनिटी का वोट टूटेगा? क्या दूसरे लोग उसके साथ जुड़ेंगे? क्या ऐसे लोग जिन्हें तेजस्वी यादव टिकट काट देंगे इस बार के चुनाव में, क्या वो तेज प्रताप के साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे? तो मुझे लग रहा है अब उनका टारगेट बहुत साफ है कि भाई अपने भाई को अपनी ताकत बताओ, पिताजी को अपनी ताकत बताओ और कोशिश करो कि वो उनके साथ गठबंधन करो। उन्होंने कहा भी है कि हमने भी 5 पार्टियों का गठबंधन किया है, अगर हमारा भैया तेजस्वी चाहेगा तो हम उनके साथ भी गठबंधन कर सकते हैं चुनाव के अंदर। तो उन्होंने बयान दिया। तो मुझे लगता है फिलहाल वो अभी एक प्रेशर पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव को बताना चाहते हैं कि भाई मुझे आपने भले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है, घर से निकाल दिया हो, बिहार में मैं अभी हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा। निश्चित रूप से 2-4 सीटों पर तो उनका एक प्रभाव रहा होगा या परिवार के लोग जो उनको समर्थन देंगे। तो फिलहाल वो अपने एक राजनीतिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं, उनको कितना जनता का समर्थन मिलता है, क्या वो विकल्प बन पाते हैं, यह आने वाले समय में पता पड़ेगा। त्रिपाठी जी, और एसआईआर पर तो बड़ा गजब बोल गए वो। नहीं देखिए, मतलब ये राजनीतिक
बयान के तौर पर है, लेकिन जो कह रहे हैं वो बात तो सही है। सारी चीज़ें इसी के लिए निकलती हैं, और वरना ये प्रक्रिया क्या कोई जानता नहीं था, या ऐसी गड़बड़ियाँ रहती हैं कोई जानता नहीं था, उसको ठीक क्यों नहीं कराते भाई? और मैं तो बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र में तो पार्टियों की भी भूमिका होती है ना, वो क्यों छिपा के रहते हैं? और अच्छा है कि थोड़ी चर्चा और जमकर हो, लेकिन एक चीज और इससे साफ हुई कि हम लोग जो अभी तक ये मान रहे थे, और अभी भी कई लोगों को लगता है, अब लगता है कि शायद तेजस्वी और तेज प्रताप ये एकदम नदी के दो छोर हो गए। राजनीतिक तौर पर लंबे समय से चल रहा था। जब वो उप मुख्यमंत्री और वो स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तब भी ये हुआ था कि उसको तेज प्रताप ने स्वीकार नहीं किया था। तेज प्रताप को हमेशा लगता है कि वो बड़े हैं, उनकी अपनी एक क्षमता है, और कई लोग बिहार की राजनीति को समझने वाले तो ये भी कहते हैं, जिन्होंने लालू जी को भी देखा है, कि भाई जो बात व्यवहार है वो तो लालू जी और तेज प्रताप का एक जैसा है। तेजस्वी तो लालू जी जैसे न व्यवहार करते हैं न उस तरह के हैं। क्योंकि समय बदल गया है तो इसलिए तेज प्रताप की राजनीति चल नहीं पा रही। लेकिन अगर ऐसा कोई वर्ग है तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के वोटों में कोई सेंध, कोई नुकसान वो तेज प्रताप करने जा रहे हैं क्या? मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रश्न ये है। बाकी चुनाव, SIR, वो सब तो राजनीतिक बातें एक दूसरे पर होता रहेगा। नहीं तो आपको लगता है कि तेज प्रताप ऐसी शख्सियत हैं कि कुछ डंट कर दें अपने भाई को? अब ये अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभी तक क्या था कि सबके बाद वो कहते थे कि मैं तो उनका कृष्ण हूं, वो अर्जुन है। उनका बयान भी तो बड़ा विचित्र विचित्र रहता था ना। तो अब क्या वो इस तरह से इस भूमिका में आ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो 5 पार्टी बता रहे हैं, हालांकि उन 5 पार्टियों को वोट वगैरह बताया, लेकिन समीर जी ने आज बता दिया तो कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि ये भी पार्टियां हैं। तो अगर उन सारी पार्टियों को लेकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नुकसान करेंगे ना। नुकसान घर से ही नहीं, मुझे लगता है कि वो अभी पहली एक्सरसाइज ये कर रहे हैं कि भाई वो बताएं, देखो मेरे पास इतने लोग हैं और मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तो वो वहीं पर आ जाएं, घर पर अपनी जगह बनाने की पहली एक्सरसाइज है। अगर वो नहीं हुआ कि तेजस्वी जी ने उस बात को स्वीकार ही नहीं किया, उनका कि जाइए जो भी है समीर जी के साथ ही मिलकर बनाइए, 8.5 लाख को 10 लाख कीजिए, जो भी है, तो फिर वो कुछ क्या रास्ता निकालते हैं क्या नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है पहली एक्सरसाइज वो ये करेंगे कि वहाँ पर उस घर में, क्योंकि उससे उनका वजूद जुड़ा हुआ है ना, अकेले कितना वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बाकी कितना, मतलब ये लड़ाई उनकी कोई चुनाव में तेजस्वी को हराने से की नहीं है, घर का कमरा बचाने की, घर का कमरा बचाने की। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। कल फिर मिलते हैं कहानी कुर्सी की में ठीक 1 बजे।